सही रहा तो हमारी शिप जल्दी डूब जाएगी। प्रताप सर, आप अपना लाइफ जैकेट पहन लीजिए। शिप पर काम करने वाले एक वर्कर ने चिल्लाकर कहा। 60 साल के प्रताप सिंह एक बिजनेसमैन है। उनकी शिपिंग कंपनी है जो इंटरनेशनल लेवल पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है। आज वो अपनी शिप में सिंगापुर से मुंबई कुछ कीमती सामान ले जा रहे हैं। उनका जहाज देर रात समुद्र के बीचों बीच एक भयंकर तूफान में फंस गया है। काले घने बादल, जोर से गरजती बिजली और उफान मारती समुद्र की लहरों को देख लग रहा है कि ये तूफान आज किसी को नहीं छोड़ेगा। इसके रास्ते में जो भी आएगा वो तबाह हो जाएगा। प्रताप सिंह ने अपना लाइफ जैकेट पहना ही था कि समुद्र की एक जोरदार लहर आई और जहाज 90 डिग्री पर पलट गया। ऐसा होते ही प्रताप सिंह लुढ़कते हुए नीचे जाने लगे। हालांकि जहाज से नीचे गिरने से ठीक पहले उन्होंने एक हाथ से जहाज की रेलिंग पकड़ ली, लेकिन जहाज पर मौजूद अन्य क्रू मेंबर्स की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही। उनमें से कई नीचे समुद्र में जा गिरे। ओ नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हमारा अंत ऐसा होगा? हे भगवान, ये आखिर तेरी कैसी लीला है? जहाज पर लटके प्रताप सिंह ने दुखी होकर कहा। तभी समुद्र की एक और बड़ी सी लहर आई और इस बार उसने जहाज को पूरी तरह उल्टा पलट दिया। तेजी से पलटने की वजह से जहाज में छेद हो गया और वो धीरे धीरे समुद्र की गोद में समाने लगा। कुछ देर बाद काले बादल छट गए। जैसे जैसे सूरज उगने लगा वैसे वैसे मौसम भी साफ होने लगा। कुछ समय पहले उत्तेजित समुद्र की लहरें अचानक से शांत हो गई। इन लहरों के साथ लकड़ी के एक टुकड़े पर एक बॉडी बहते हुए आई। ये प्रताप सिंह थे। वो अकेले थे जो इस जहाज पर बच सके। मैं कहाँ हूँ? बेहोशी की हालत से उठकर प्रताप सिंह कंफ्यूजन के साथ बोले। जहाज पर उनके बिजनेस करियर का सबसे बड़ा और कीमती सामान भी मौजूद था। वो भी जहाज के साथ डूब गया। इससे वो बेहद उदास हो गए। वो इतने उदास हो गए कि उन्होंने जहाज की तरह इसी समुद्र में समा जाने का मन बना लिया। लेकिन तभी लकड़ी के टुकड़े पर तैरते हुए उनकी नजर कुछ दूर पर मौजूद एक आइलैंड पर पड़ी। सूरज से निकली तेज रोशनी की किरण समुद्र की लहरों पर पड़ती हुई उस आइलैंड की ओर ऐसे जा रही थी जैसे मानो वो प्रताप सिंह को कोई रास्ता दिखा रही हो। पता नहीं क्यों, लेकिन प्रताप सिंह ने इसे एक उम्मीद की किरण की तरह देखा और आइलैंड की ओर तैरते हुए जाने लगे। कुछ ही देर में प्रताप सिंह आइलैंड पर आ गए। ये एक छोटा सा आइलैंड था जहां चारों ओर जंगल और पहाड़ थे। यहाँ इंसान का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। प्रताप सिंह ने इस आइलैंड पर घूमना शुरू किया। जब वो बीच जंगल में पहुंचे तो उन्हें अचानक से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो प्रताप सिंह को लगा कि उनके कानों को कोई धोखा हुआ है, लेकिन जल्द ये रोने की आवाज और भी तेज होने लगी। इस आवाज का पीछा करते हुए प्रताप सिंह और घने जंगल की ओर जाने लगे। फिर प्रताप सिंह ने जो देखा उस पर उनकी आंखों ने यकीन नहीं किया। उन्होंने देखा कि तिनके और घास फूस से बने एक बड़े से घोंसले में इंसान का बच्चा लेटे हुए रो रहा था। नीली आंखों वाले इस बच्चे की उम्र करीब 2 साल थी। उसके बदन पर कोई कपड़े नहीं थे। उसके रेशमी बाल चांदी जैसे चमक रहे थे और स्किन दूध सी सफेद थी। इस बच्चे को पहली नजर में देख ऐसा लगा मानो भगवान ने बड़ी शिद्दत के साथ इसे बनाया हो। वो सबसे अलग और स्पेशल लग रहा था। प्रताप सिंह उस रोते हुए बच्चे के करीब गए, उसे गोद में उठाया और उसकी नीली आंखों में आंखें डाल उसे जिज्ञासा से निहारने लगे। उनसे नजरें मिलते ही बच्चे का रोना बंद हो गया। वो प्रताप सिंह को देख खिलखिलाकर किलकारी मारने लगा। ऐसा करते हुए वो बेहद क्यूट लग रहा था। ये देख प्रताप सिंह के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने बच्चे के माथे को प्यार से चूमा और सीने से लगाते हुए बोले, आखिर तुम हो कौन? तभी अचानक से एक आवाज आई, भगवान का दिया खास तोहफा है ये बच्चा। आज तक धरती पर ऐसे बच्चे का जन्म नहीं हुआ। ये सुन प्रताप सिंह चौंक गए। जब वो पलटे तो उन्होंने देखा साधु की वेशभूषा वाला एक बाबा उनके पीछे खड़ा है। आप कौन? प्रताप सिंह ने कंफ्यूज होकर पूछा। मैं कौन हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये बच्चा कौन है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाबा ने अपनी भारी आवाज में कहा। बाबा प्रताप सिंह के करीब आए और बच्चे की ओर देखते हुए बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बच्चा बेहद खास है, सबसे अलग और सबसे ताकतवर है। इसके पास कई दैवी शक्तियां हैं।
जो मानव जाति के लिए लाभकारी है, लेकिन तुम्हें इन शक्तियों को दुनिया से छिपा कर रखना होगा, वरना वो इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें इस बच्चे को पालना होगा, इसका ख्याल रखना होगा। बाबा की बातें सुन प्रताप सिंह हक्के बक्के रह गए। वो एक बार फिर बच्चे को उत्सुकता से निहारने लगे। फिर उनके मन में कुछ सवाल आए और वो बाबा से पूछने लगे, लेकिन ये बच्चा। इतना कहते ही वो अचानक रुक गए। वो बाबा जो अभी कुछ पल पहले ही उनके बगल में खड़ा था, अचानक गायब हो गया। प्रताप सिंह ने उसे दोबारा खोजने की बहुत कोशिश की, कई आवाजें लगाईं, लेकिन वो नहीं मिला। अंत में थक हार कर वो बच्चे को लेकर इस आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। जल्द उन्हें आइलैंड पर एक टूटी शिप दिखाई दी। इस शिप पर बड़े बड़े अक्षरों में सिंगापुर लिखा था। इसे देख प्रताप सिंह ने अंदाजा लगाया कि शायद ये बच्चा इसी शिप के जरिए सिंगापुर से यहाँ आया होगा। हालांकि इस शिप पर उन्हें कोई भी इंसान नहीं दिखा। कुछ देर बाद उन्हें उसी टूटी शिप पर एक छोटी नाव दिखी। वो किसी तरह उस नाव को घसीटते हुए समुद्र के किनारे लाए और बच्चे को अपने साथ लेकर समुद्र की ओर चल पड़े। 4 साल बीत गए। जो बच्चा प्रताप सिंह को आइलैंड पर मिला था, वो लगभग 6 साल का हो गया। उन्होंने बच्चे का नाम रोहन रखा। रोहन मुंबई के घाटकोपर की गलियों में अन्य बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। अब मेरी बारी है, मैं बैटिंग करूंगा, रोहन ने मासूम अंदाज में 10 साल के एक बच्चे से कहा। चुप कर चूजे, बड़ा आया बैटिंग करने। तू बस नाली से बॉल उठा कर देना, यही तेरी औकात है। चल भाग यहाँ से, गंदी नाली के कीड़े। ये कहते हुए बच्चे ने रोहन को धक्का दिया। ये देख रोहन को गुस्सा आया और उसने बच्चे को एक पंच मारा। उसने ये पंच मारने में कोई ताकत नहीं लगाई थी, लेकिन फिर भी वो बच्चा पंच की पावर से हवा में उड़ता हुआ 50 फीट दूर जा गिरा। ये देख उस बच्चे का बड़ा भाई, जो लगभग 15 साल का था, गुस्से में दौड़ता हुआ रोहन के पास आया। अबे चूजे, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे भाई को मारा, अब तू देख। इतना कहते ही उसने अपने हाथ में मौजूद बैट पूरी ताकत से रोहन के सिर पर दे मारा। बैट जैसे ही रोहन के सिर पर लगा, उसके टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर बिखर गए। लेकिन हैरत की बात यह थी कि रोहन का बाल भी बांका नहीं हुआ। उसका सिर 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला और न ही उसे कोई चोट आई। ऐसा लगा मानो बच्चे ने बैट रोहन के सिर पर नहीं, बल्कि किसी मजबूत चट्टान पर मारा हो। रोहन की यह ताकत देख हमला करने वाले बच्चे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने गुस्से में चिढ़कर बोला, अबे नाली के कीड़े, तू आखिर चीज क्या है? ये सुन रोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने 15 साल के बच्चे को एक हाथ से हवा में उठाया और बॉल की तरह आसमान में उछाल दिया। बच्चा रॉकेट की तरह हवा में तेजी से ऊपर गया और आंखों से ओझल हो गया। फिर कुछ मिनटों के बाद तेजी से नीचे आते हुए एक मकान की छत पर रखे भूसे के ढेर पर धड़ाम से गिरा। ये नजारा देख वहां मौजूद बाकी बच्चे भी डर कर भाग गए। कुछ देर बाद प्रताप सिंह के छोटे से घर के बाहर कई लोगों की भीड़ लग गई। हर कोई गुस्से में था और शिकायतों से भरा हुआ था। प्रताप सिंह, कहां से उठाकर लाए हो इस बच्चे को? ये इंसान का ही बच्चा है ना, या किसी शैतान का? मुझे तो लगता है इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। इस बच्चे का मोहल्ले में रहना हमारे बच्चों के लिए सेफ नहीं है। हाँ, तुम इस बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। एक के बाद एक कई लोग प्रताप सिंह पर बरसने लगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं रोहन को समझाऊंगा। प्रताप सिंह ने शिकायत कर रहे लोगों को समझाते हुए कहा। कुछ देर बहसबाजी के बाद सभी लोग वहां से चले गए। उनके जाने के बाद प्रताप सिंह ने रोहन को अपने पास बुलाया और गोद में बैठाते हुए प्यार से बोले, रोहन बेटा, आज तुमने जो किया वो ठीक नहीं था। लेकिन दादाजी, उन लोगों ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। रोहन ने मासूमियत से कहा। ये सुन प्रताप सिंह ने रोहन के माथे को प्यार से चूमा और बोले, लोगों के कहने से क्या होता है? मैं जानता हूं कि तुम कोई गंदी नाली के कीड़े नहीं, बल्कि भगवान के भेजे खास बंदे हो। तुम बेहद स्पेशल हो रोहन बेटा, लेकिन तुम्हें अपनी ये स्पेशल पावर दुनिया से छिपा कर रखनी होगी। इन्हें बाहर नहीं आने देना होगा, वरना हम शांति से रह नहीं पाएंगे। ये आपके दादाजी की इज्जत और मान सम्मान की बात है। इसीलिए तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद अपनी ये स्पेशल पावर यूज नहीं करोगे, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैं वादा करता हूं दादाजी।
आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। इतना कहकर रोहन ने प्यार से दादाजी को गले लगा लिया। 2 साल और बीत गए। रोहन ने दादाजी के कहने पर अभी तक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत सामने आ जाए, वो अपनी शक्तियों को छिपाकर ही रखता था। इन 2 सालों में रोहन के दादाजी की आर्थिक स्थिति और भी कमजोर हो गई। समुद्र में शिप डूबने के बाद उनका बिजनेस लगातार घाटे में जाता गया। वो इतने कर्जे में आ गए कि लोग अब आए दिन उनसे पैसे लेने और उन्हें धमकाने आ जाते थे। आज भी उनके घर के बाहर 4 गुंडे गुस्से में खड़े थे। एक ने दरवाजा जोर से पीटते हुए कहा, बुड्ढे कहाँ छिपा है, बाहर निकल। तूने हमारे बॉस का पैसा खाया है, एक एक पाई वसूल करेंगे तुझसे। इतना कहकर वो गुंडा दरवाजा तोड़ अंदर घुस जाता है। अरे अरे, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? प्रताप सिंह ने डरते हुए कहा। अभी तो सिर्फ हम घुसे हैं, लेकिन तूने पैसे नहीं लौटाए तो ये खंजर तेरे सीने में घुस जाएगा। गुंडे ने खंजर प्रताप सिंह के गले पर रखते हुए धमकी दी और बोला, कौन हो तुम? ये शोर शराबा सुन रोहन बाहर आया। दादाजी को खतरे में देख वो डर गया। कौन हो तुम? छोड़ दो मेरे दादाजी को, दादाजी। इतना कहते हुए रोहन दादाजी के पास आने को दौड़ा, लेकिन एक दूसरे गुंडे ने उसकी कॉलर पकड़ उसे हवा में उठा लिया। इतनी भी क्या जल्दी है चूजे, अभी अंडे में से निकला नहीं है और उड़ने की कोशिश कर रहा है। ये सुन रोहन को गुस्सा आया। वो कुछ करने ही वाला था कि दादाजी बीच में बोल पड़े। नहीं रोहन, तुम्हें मेरा वादा याद है ना? इतना सुनते ही रोहन ने अपने गुस्से को अंदर दबा लिया और कुछ नहीं किया। सुनो, मैं तुम्हारे बॉस के पैसे लौटा दूंगा। शिप डूबने की वजह से मुझे काफी नुकसान हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। दादाजी ने गुंडों को समझाया। टाइम ही तो नहीं है बुड्ढे, तेरे दोनों पैर तो कब्र में लटके हैं। यदि तू टपक गया तो पैसे कौन देगा, ये चूजा? इतना कहते हुए गुंडे ने रोहन को जमीन पर पटक दिया। ये देख दादाजी रोहन की तरफ दौड़े, लेकिन दूसरे गुंडे ने उन्हें पकड़ा और जोरदार पंच मारा। इससे दादाजी जमीन पर गिर गए और उनके मुंह से खून बहने लगा। ये तेरी लास्ट वार्निंग है बुड्ढे, यदि तूने पैसा जल्दी नहीं लौटाया तो यहीं तेरी कब्र खोद दूंगा। इतना कहकर सभी गुंडे वहां से चले गए। गुंडों के जाते ही रोहन फौरन दादाजी के पास आया और उनके मुंह पर लगा खून पोंछते हुए बोला, दादाजी, आप ठीक तो है ना? आखिर आपने मुझे क्यों रोका? मैं उन गुंडों को सबक सिखा देता। ये सुन दादाजी ने रोहन को प्यार से गले लगाया और बोले, बेटा, अभी तुम्हारी शक्तियों के बाहर आने का सही समय नहीं आया, इसलिए तुम मुझसे किया वादा याद रखो। देखना, आगे सब ठीक हो जाएगा। कुछ साल और बीत गए। रोहन 15 साल का हो गया। वो अपने दादाजी के साथ कैरम खेल रहा था। अरे वाह दादाजी, क्या शॉट मारा है! आप हमेशा क्वीन ले जाते हैं, लगता है इस बार भी आप ही जीतोगे। रोहन ने तारीफ करते हुए कहा। इस पर दादाजी बोले, नहीं रोहन, मुझे लगता है आज जीत तुम्हारी होगी। चलो अब तुम अपनी बारी खेलो। दादाजी की बात सुन रोहन ने कैरम खेलना शुरू किया। वो निशाना लगाने ही वाला था कि अचानक से दरवाजा टूट गया और 10 गुंडे घर में हथियारों के साथ घुस गए। अरे अरे, कौन हो तुम? दादाजी ने डरते हुए कहा। पहचाना नहीं बुड्ढे, लगता है लास्ट टाइम की मार में कमी रह गई थी। कहा था ना कि पैसे लौटा देना, वरना अंजाम बुरा होगा। इतना कहकर गुंडा दादाजी को पंच मारता है। दादाजी पास में रखी मेज पर गिर जाते हैं और उनके सिर में चोट लग जाती है। ये देख रोहन दौड़ कर आता है। दादाजी, आप ठीक तो है ना? लेकिन रोहन दादाजी के पास जाता उसके पहले एक गुंडा रोहन को हवा में उठा लेता है। अबे घोंचू, अब तू कहाँ जा रहा है? तुझे क्या लगता है चूजे कि तू कोई सुपरमैन है जो अपने दादाजी को बचा लेगा? चल भाग। इतना कहकर वो रोहन को बेरहमी से वहां रखे कैरम पर फेंक देता है और रोहन नीचे गिर जाता है। ये देख दादाजी को गुस्सा आता है और वो गुंडे को एक चांटा मार देते हैं। मेरे पोते से दूर रहो, उसे इस सब में मत घसीटो। दादाजी का चांटा पड़ते ही गुंडे को बहुत गुस्सा आता है। बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे चांटा मारा, अब देख। इतना कहकर गुंडा पास में रखा कैरम उठाता है और जोर से दादाजी के सिर पर मार देता है। ये वार इतना जोरदार होता है कि कैरम के 4 टुकड़े हो जाते हैं और दादाजी का सिर फट जाता है। उसमें से खून की धारा बहने लगती है और वो तड़प तड़प कर मरने लगते हैं। इस दौरान उनकी नजरें
आखिरी बार जमीन पर पड़े रोहन से मिलती है। वो उसकी नीली आंखों में देखते हुए कहते हैं, रोहन, और अपना दम तोड़ देते हैं। दादाजी को अपनी आंखों के सामने मरता देख रोहन के सब्र का बांध टूट जाता है। वो दुख और गुस्से में जोर से चिल्लाता है, दादाजी! तो अब रोहन क्या करेगा? क्या वो गुंडों से अपने दादाजी की मौत का बदला ले पाएगा या फिर गुंडों के हाथों मारा जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।